जिसको कि हम टेक्निकल वर्ड में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन कहते हैं। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन को जब हम टेक्निकल टर्म्स में आते हैं तो हम उसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। पूरे रिसर्च में हम इसी कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है। जितने भी हमारे व्यवहार हैं, जो भी हमारे गतिकीय व्यवहार हैं, वो सब किससे प्रेरित होते हैं? किससे प्रेरित होते हैं? समाज से, समाज के विचारों से, समाज के दृष्टिकोण से, और अगर हम अदर सब्जेक्ट्स को भी लें तो हमारे इंटरनल फीलिंग से, हमारे अपने अंदर के इंटरनल फीलिंग से वो अभिप्रेरित होता है हमारा व्यवहार। तो उसमें कुछ एक कारण होते हैं जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, तो वो हमारा होता है कॉज, और उसका जो प्रभाव पड़ रहा है, जो हमारे व्यवहार में दिख रहा है, उसको हम इफेक्ट कहते हैं। तो ये कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को हम किसी भी रिसर्च में स्टडी करते हैं, जिसको कि हम जनरल टर्म में प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन कहते हैं। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन वो हमारा कॉज एंड इफेक्ट होता है टेक्निकल टर्म्स में। तो इसको स्टडी करने के डिफरेंट टाइप्स और टेक्निक्स बताए गए। जैसे आप प्योर साइंस में जाओ तो उनके पास न्यूमेरिक टेक्निक्स होती हैं, लेकिन बिहेवियर साइंस में हम केवल अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिक टेक्निक्स को यूज़ नहीं कर सकते। उनको यूज़ करने के लिए हमें डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज़ करने पड़ते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करना पड़ता है उनको स्टडी करने के लिए। उसमें सबसे पहला मेथड आता है हमारा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च कि हम कैसे रिसर्च को आगे डिज़ाइन कर सकते हैं, जो हमारी समस्या है उसको हम आगे डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए पहला मेथड है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है? जिसमें हम डेटा को क्वांटिफाई करते हैं, न्यूमेरिक रूप में, ग्राफ में, रिकॉर्डिंग्स में हम उनको न्यूमेरिक फॉर्म में कलेक्ट करते जाते हैं। इन जनरल इस तरह के डेटा हम किस उसमें यूज़ करते हैं? सोशल साइंस में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे साइकोलॉजी है, मार्केटिंग है, इस तरह के फील्ड हैं जिनमें इजीली आपको न्यूमेरिक डेटा मिल जाता है। इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी में भी न्यूमेरिक डेटा इजीली अवेलेबल होता है। इस तरह के जो हमारे सोशल साइंस के फील्ड हैं उसमें हम जनरल क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसीजर यूज़ करते हैं। क्वांटिटेटिव का बेसिक मेन क्या होता है? ये हमारे थ्योरीज और असम्पशंस को कंफर्म करता है। किसी भी रिसर्च में हम सबसे पहले क्या करते हैं? हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली हम एक हाइपोथेसिस कंफर्म करते हैं। हाइपोथेसिस हमारी किस पर बेस्ड होती है? ओल्ड लिटरेचर्स पर। जो हमारा रिव्यू होता है कि पहले इस पर क्या क्या अध्ययन हुए हैं, उन अध्ययनों को देखते हुए हम एक अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड हाइपोथेसिस बनाते हैं। इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक अपना रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन करने में हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं वो हम उस डिज़ाइन में देते हैं। अगर मान लीजिए जैसे आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वांटिटेटिव, तो हमने रिसर्च डिज़ाइन में क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ किया। ठीक, ये हमारा रिसर्च डिज़ाइन हो गया कि हम क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करेंगे। इसमें हमको सबसे पहले क्या करना होता है कि अपना एक सैंपल निर्धारित करना होता है कि हमारे रिसर्च का सैंपल क्या होगा, किस पर हम काम करेंगे। वो सैंपल हमारा किससे डिसाइड
हमारे प्रॉब्लम से डिसाइडेड होगा कि हम कैसा सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम एक सैंपल निर्धारित करेंगे। सैंपल सिलेक्शन कई तरह के होते हैं जो आपको आगे कोर्स में पढ़ाया जाएगा। मेनली हम लोग यूज करते हैं रैंडमाइज्ड सैम्पलिंग। ठीक है, जैसे कि अभी मान लें कि हम एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं कि प्री पीएचडी के जो क्लासेस हो रहे हैं, जैसे आप लोगों को ये फीडबैक फॉर्म भरवाया जा रहा है, फीडबैक फॉर्म भरवाया जा रहा होगा, ये भी आपका क्वांटिटेटिव मेथड का एक पार्ट है। जैसे हम डेटा कलेक्ट करेंगे कि कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है, या ये पढ़ाई आपके लिए कितनी यूजफुल है। ये एक हमने प्रॉब्लम ले ली कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो प्री पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए कितनी यूजफुल है। ठीक है, उस पर हम एक डेटा कलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए डेटा कलेक्ट करना है, हमारे पास 90 स्टूडेंट्स हैं जो कि एनरोल्ड हैं, 90 स्टूडेंट्स हैं। तो रैंडम सिलेक्शन करने के लिए क्या होगा, हमने एक इधर से उठाया, एक उधर से उठाया, एक उधर से उठाया, एक उधर से उठाया, मतलब किसी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। बस हमने इन 90 में से 10 स्टूडेंट्स को उठाया और उनको अपना जो प्रोफॉर्मा हमने तैयार किया है वो प्रोफॉर्मा प्रेजेंट कर दिया कि आप इसको भरो। वो जो भरेंगे उसके रिस्पॉन्सेस हमें न्यूमेरिकल रिस्पॉन्सेस में अवेलेबल होंगे। 5 पॉइंट स्केल पर, 3 पॉइंट स्केल पर या 7 पॉइंट स्केल पर हम वो डेटा लिखते हैं कि आपके लिए कितना यूजफुल है, बहुत है, कम है, मध्यम है, बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक है। इस तरह से हमने 5 पॉइंट स्केल डेवलप कर ली। वो 5 पॉइंट स्केल हमें एक न्यूमेरिक डेटा देता है, जिसके एनालिसिस से हम ये बता पाएंगे कि क्या ये प्री पीएचडी की क्लासेस आप लोगों के लिए यूजफुल हैं कि नहीं है। तो ये होता है हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस। सैम्पलिंग के बाद हम अपना डेटा कलेक्शन मेथड यूज करते हैं। मेथड भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्शन मेथड यूज किया और उसके अकॉर्डिंगली एनालाइज करके एक जनरल प्रेडिक्शन दिया कि ये इस ग्रुप के लिए ये क्लासेस इम्पोर्टेंट हैं या नहीं है। तो ये हमारा हो जाता है क्वांटिटेटिव मेथड, जिसमें हम कि कंफर्म करते हैं उस थ्योरी को या अजम्पशन को जो कि ये बताता है कि ये पढ़ाई सही है या नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या थी, क्या प्री पीएचडी वालों के लिए ये कोर्स उपयोगी है या नहीं। हमारी हाइपोथेसिस क्या हुई कि हमने पुराने रिसर्चर्स को देख करके बताया कि नहीं, ये बहुत उपयोगी है, ठीक है, नीडफुल है। अब हम जो सैंपल और मेथड यूज करके एनालाइज करेंगे वो ये बताएगा कि हमारे ग्रुप पर ये नीडफुल है कि नहीं। ये हमारा एजम्पशन है। नीडफुल क्या है, एजम्पशन है। ये हमने एज्यूम किया कि ये बहुत ही ज़्यादा नीडफुल है। ठीक है, हमारी एक थ्योरी थी कि प्री पीएचडी क्लासेस करानी आवश्यक है। प्री पीएचडी क्लासेस करानी आवश्यक है, ये हमारी थ्योरी थी। इसके ऊपर हमने एक प्रॉब्लम ली कि क्या ये उपयोगी है या नहीं है। उसके बाद हमने एज्यूम किया कि ये उपयोगी है, ये एज्यूम किया। उसके बाद हमने अपना रिसर्च कंडक्ट किया और जो डेटा आया उसको एनालाइज करके प्रिडिक्ट किया। तो जो भी हमारा क्वांटिटेटिव मेथड होता है वो पहला न्यूमेरिकल ग्राफ बेस होता है, दूसरा थ्योरीज और एजम्पशंस को टेस्टिफाई करता है, उनका परीक्षण करता है और उनके अकॉर्डिंगली प्रिडिक्शन करता है। तो ये दो चीज़ें क्वांटिटेटिव मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तीसरी चीज़ है नंबर्स एंड ग्राफ्स। तो हो गया कि ये ज़्यादातर जो है साइंस के साथ साथ सोशल साइंस में भी यूज़ होता है। क्वांटिटेटिव मेथड साइंस में, तो प्योर साइंस में क्वांटिटेटिव मेथड ही यूज़ होता है, और उसके साथ साथ साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और मार्केटिंग में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये हमारा तरीका होता है कि हम किस तरह से क्वांटिटेटिव मेथड
यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड में सबसे पहले क्या होता है, क्वांटिफाई अ प्रॉब्लम। हम एक प्रॉब्लम का निर्माण करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास एक फैला हुआ क्षेत्र होता है, जैसे ये PhD क्लासेस ही हैं, तो इसमें सब्जेक्टिव भी है और आरएम भी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी भी है। ठीक है, सब्जेक्टिव तो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा, जैसा मेरा दृष्टिकोण है। आरएम कितना किसके लिए यूजफुल है? मेरे ख्याल से सबके लिए पूरा सिलेबस यूजफुल नहीं है, लेकिन पढ़ना सबको है। ठीक है, तो हम एक प्रॉब्लम निकालते हैं कि आरएम क्लासेस PhD के लिए कितनी यूजफुल हैं। तो ये हमारा हो गया कि हमने प्रॉब्लम को क्वांटिफाई किया। क्वांटिफाई मीन्स कि हम उसको छोटा करते हैं। PhD के लिए क्लासेस अनिवार्य हैं, ये एक बड़ा ब्रॉड टॉपिक हो गया। उसमें से आरएम कितना आवश्यक है, ये छोटा टॉपिक हो गया। तो किसी भी प्रॉब्लम को क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हमको क्वांटिफाई करना होता है। बहुत ब्रॉड एरिया लेकर के हम स्टडी नहीं कर सकते। तो पहले हम रिसर्च को क्वांटिफाई करते हैं। दूसरा है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग अभी बताइए आप लोगों को। रैंडम सैम्पलिंग भी कई तरह की होती है, जब आप लोग सैम्पलिंग पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा। ठीक है, कि हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। रैंडम सैम्पलिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम सबके नामों की चिट बनवा करके यहाँ रखें, लॉग रेजिस्टेंस। उसमें से हमने 10 चिट, जैसे 90 का क्लास है तो 90 का आधा 45 हुआ, उसका आधा कर दिया, कितना हुआ 45 का आधा 22.5। तो 22.5 हम नहीं ले सकते, 23 या 22 स्टूडेंट्स को हमने उसमें से सेलेक्ट कर दिया। वो रैंडम इसलिए कहा गया क्योंकि हमें नहीं मालूम कि किसके नाम की चिट खुलेगी। ठीक है, उसमें से 22 स्टूडेंट्स हमने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हमने क्या किया, तीसरा क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? जो भी जनरेट है तो मैम उसी के बेस पे हम आगे चलते हैं। ये आप लोग थर्ड पॉइंट बताना। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? ये आपके हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में आपकी हेल्प करता है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? और उसी के बेस पे हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं। जनरल को स्पेसिफाई करना। जनरल क्या हुआ इसमें? इस हमारे प्रॉब्लम में जनरल क्या हुआ? सबके लिए बहुत उपयोगी। उसको हमने स्पेसिफाई कैसे किया? आरएन की क्लासेस कितनी उपयोगी हैं या नहीं है, क्योंकि PhD क्लासेस में आरएन भी है और सब्जेक्टिव भी है। ठीक है, ये हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसको स्पेसिफाई हमने किया कि आरएन की क्लासेस कितनी इम्पोर्टेंट है या नहीं है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड रिसर्च। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेस्ड रिसर्च क्या होगा? जो
जैसे हमने इसमें सेलेक्ट किया कि आरएन की क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट है पूरे ग्रुप के लिए, ठीक है। तो यहाँ एक ग्रुप ऐसा होगा जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी, मगर एक ग्रुप ऐसा भी है जिसके लिए थोड़ा पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ना उतना यूजफुल नहीं है, ठीक है। दो ग्रुप इस तरह के बन गए। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड रिसर्च में हम क्या करते हैं कि सिर्फ आरएन से रिलेटेड क्वेश्चनर डेवलप करते हैं। जो भी हम सर्वे या क्वेश्चंस पूछने वाले हैं आपसे, वो बेस्ड होंगे हमारे सिर्फ आरएन से रिलेटेड, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी नहीं जाएगा। जो भी क्वेश्चंस हमारे होंगे वो केवल आरएन की क्लास से, आरएन की टीचर्स से, आरएन के कोर्स से रिलेटेड होंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड रिसर्च। इसके बाद आता है सिस्टमैटिक ऑपरेशंस। सिस्टमैटिक ऑपरेशंस क्या होंगे? जो भी हम अपना क्वेश्चनर, मान लीजिए क्वेश्चनर या स्केल यूज कर रहे हैं, वो सिस्टमाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई एक वेग 4-5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए, ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो, और उसके अकॉर्डिंगली हमने रिस्पॉन्स कर दिया, ऐसा नहीं होता। सिस्टमाइज ऑपरेशंस में सिस्टम स्टेप बाय स्टेप के अलावा भी, जैसे हम स्केलिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो 3 पॉइंट स्केल यूज करेंगे या 5 पॉइंट स्केल यूज करेंगे, ये हमारा निर्धारित होना चाहिए। अगर हम जनरल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो हमारे क्वेश्चंस की पर्टिकुलर मार्किंग होनी चाहिए। ये क्वेश्चन 1 मार्क का, ये 2 मार्क का, ये नेगेटिव मार्क का, इस तरह से हमारे क्वेश्चंस मार्क होने चाहिए। उसको हम सिस्टमैटिक ऑपरेशन कहते हैं कि हम पूरा डेटाबेस पहले से तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको ऑपरेट करते हैं। फिर क्या आता है? एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो हमारे पास डेटा आया, डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है, लेकिन उससे हम प्रिडिक्ट क्या करेंगे, क्या कहेंगे, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स यूज की जाती है। स्टैटिस्टिक्स से आप मीन, मीडियन, मोड या टी वगैरह निकाल करके उसको एनालाइज करते हो कि ये यूजफुल है या नहीं है। उसके बाद आपका आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो ग्राफ बनता है। जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट केवल 22 सब्जेक्ट है तो हम हर सब्जेक्ट का ग्राफ बना सकते हैं कि किसको कितना पसंद है। हर सब्जेक्ट का ग्राफ बन सकता है। 22 का है तो 22 में छोटा होता है। अगर 2200 होते हैं तो हम उसको 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30 करके ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। पर अगर 22 हैं तो हम 22 को अलग अलग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि जिसको कि देखते ही समझ में आ जाता है कि क्या पोजीशन हमारी है, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी का भी बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट आता है आपका न्यूमेरिकल। तो जो भी हमने परसीव किया, जो भी हमारा डेटा कलेक्ट हुआ, वो नंबर्स में आता है, ठीक है, कि इतने % इसको पसंद करना है और इतने % इसको नहीं पसंद करना है। उसको हम परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 22 का भी डेटा आया हमारे पास तो हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये बता सकते हैं कि इतने % को पसंद है और इतने को नहीं पसंद है। तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है उसको लेकर के प्रेडिक्शन आगे हो जाता है। अगर पसंद का परसेंटेज ज़्यादा है तो हम इस तरह से प्रेडिक्ट कर देते हैं कि आरएम की क्लासेस ज़रूरी है। और अगर ना पसंद का प्रेडिक्शन ज़्यादा आता है तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आरएम की क्लासेस उतनी ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारे ऑपरेशनल डेफिनेशन है आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च की। एक बार और मेथड्स, एक बार और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स।
क्वांटिटेटिव रिसर्च को करने के भी कई डिफरेंट मेथड्स होते हैं, क्योंकि हम लोग बिहेवियरल स्टडी कर रहे हैं तो हर उसका बिहेवियर और हर उसमें सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये जो हमारे तरीके होते हैं हर सिचुएशन में अलग अलग रिस्पॉन्ड करने के, पूरा आ जाए तो एक एक की फोटो खींच के क्या करोगे? बटन दबा दो 3-4 बार बस। तो इसमें भी क्वांटिटेटिव डेटा को भी कलेक्ट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। आप लोगों ने सारे मेथड्स का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन वो किस सेक्शंस में अलग अलग यूजफुल होते हैं वो अभी आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। वो क्लियर करना ये आरंभ का क्लास का काम है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के कई मेथड्स होते हैं। उसमें सबसे पहला मेथड होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? इसको डिस्क्राइब करना, इसी को नहीं, वेरिएबल्स का डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? ओवरऑल समथिंग, इसको पढ़ के नहीं, हम जो भी सैंपल लेते हैं जैसे सोशल फिनोमेना का सैंपल नहीं, हम यहाँ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सैंपल देता है। जो हम प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम में जो हमारा स्टडी वेरिएबल है, स्टडी वेरिएबल होता है प्रॉब्लम में, जिसको हम अध्ययन करते हैं। जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसमें जो भी अध्ययन करने के लिए हम जिस भी वेरिएबल का या चर का प्रयोग कर रहे हैं उस चर का पूरा अध्ययन करना, वो दोनों तरीके से किया जाता है। तब हम उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जैसे आपका आया एक प्रॉब्लम कि मूड स्विंग्स का क्या इफेक्ट पड़ता है क्लासेस पर। मूड स्विंग्स भी होते हैं, कभी आप अच्छे मन में होते हो, अच्छे से क्लास समझ में आती है, कभी आपका मन अच्छा नहीं होता तो आप अच्छे से क्लास नहीं करते हो, ठीक है। तो ये मूड स्विंग का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ हमारा मेन वेरिएबल क्या है? मूड स्विंग। तो सबसे पहले हमको उस मूड स्विंग के डिफरेंट स्टेजेस देखने पड़ेंगे कि मूड स्विंग किस टाइप का कितना होता है, ये देखेंगे हम कैसे। फिर आता है आपका लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू बताता है कि कितने टाइप्स के मूड स्विंग पे स्टडी हुई है। बट इन जनरल हम पूछेंगे तो हम कहेंगे या तो गुस्सा आता है या खुश होते हैं, पर इनके अलावा भी कई तरह के मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये कितने टाइप के मूड स्विंग्स हैं ये हमको कैसे पता चलेगा? रिव्यू ऑफ लिटरेचर। उनके अकॉर्डिंगली हम अपने स्टडी को डिजाइन करते हैं, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड लेते हैं। टाइप्स ऑफ मूड स्विंग्स, उनके अलग अलग क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन कभी यूज किया होगा तो आपने देखा होगा उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी भी होता है। सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी, इस तरह से क्वेश्चन डेवलप होते हैं और हर क्वेश्चन की अपनी एक मार्किंग होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जनरली क्वेश्चन फॉर्मेट ये होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो इस फॉर्मेट पे जब हम रिसर्च डिज़ाइन करते हैं और सारे उस वेरिएबल के सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है, या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। दूसरा मेथड है क्वांटिटेटिव स्टडी का, कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च क्या होता है? दो वेरिएबल मीन्स कॉज एंड इफेक्ट। कॉज और इफेक्ट। कोरिलेशन में हम लोग कॉज एंड इफेक्ट को कोरिलेट करके उनके बीच के वेरिएबल्स का रिलेशन स्टडी करते हैं। जो हमारा कारण है उसके बढ़ने से
क्या परिणाम भी बढ़ता है या परिणाम घटता है, या उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। या उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दो वेरिएबल जब हम बात करते हैं तो दो वेरिएबल क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आपका और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो हम IB और DB के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। हम इसमें ये चीज़ पढ़ा हुआ है कि कोरिलेशनल रिसर्च जो होती है, कोरिलेशन में आप कॉजनैलिटी नहीं देख सकते हैं। मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है यहाँ पे कि हाँ, ये ऐसी एक करता रिसर्च है, है। लेकिन आप किन दो वेरिएबल्स की स्टडी करोगे? मतलब हम ये कहा जाता है नहीं, जैसे इन फॉर्म हमने कॉस को IB कर दिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर दिया, कॉस की जगह हम IB कर दें, ठीक है, IB एंड DB। कॉस हमने इसलिए लिखा क्योंकि IB अभी आप लोगों की समझ में, बहुतों की समझ में नहीं आएगा, जब वेरिएबल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल होता है जिसको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते और जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और इसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ठीक है। उन कंडीशंस में हम IB को मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल नहीं करते, मैनिपुलेट करते हैं, अपने हिसाब से उसको घटाते बढ़ाते हैं। पर ये अगर हम कहें कि हम उसको कंट्रोल कर लेंगे तो हम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल और मैनिपुलेशन में फर्क होता है। तो जब हम कोरिलेशन रिसर्च करते हैं तो हम दो वेरिएबल्स मींस IB और DB के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। एक क्वेश्चन और है, जैसे हम प्रश्न में ये होता है कि DBs के बीच का रिलेशन देखना होता है, जैसे दो DB है हाँ, दो या फिर DB दो है। IB है, तो उनके बीच का जो रिलेशन देखा जाएगा वो भी तो कोरिलेशन। हाँ, तो कोरिलेशन के कई वो तरीके हैं ना, कोरिलेशन अभी एडवांस कोरिलेशनल मेथड्स और सिंपल कोरिलेशनल मेथड्स, ये हम जो है सिंपल कोरिलेशन मेथड बता रहे हैं। अगर आप आगे कोरिलेशन मेथड्स में जाएंगे तो उसमें तो मल्टीवेरिएट एंड मल्टीफैक्टर्स कोरिलेशन है। हम क्योंकि ये क्वेश्चन, यही पर्टिकुलर क्वेश्चन की कोरिलेशनल रिसर्च, क्योंकि मैंने प्रपोजल बना के लेके गई थी IIT में, तो मैम वो उस समय ज़्यादा नॉलेज नहीं थी रिसर्च की, तो मैंने यही उनके सामने प्रेजेंट किया था, कोरिलेशनल रिसर्च से था। तो वहाँ के ही सर ने मुझसे ये बात पूछी कि ये कोरिलेशनल रिसर्च में कॉजनैलिटी आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? नहीं, आप कॉस मत रखो, उसको आप IB के फॉर्म में डिफाइन करो। हाँ, कॉस हमने इन जनरल टर्म में कॉस यूज किया। हम जैसे वेरिएबल्स लिए थे मेंटल हेल्थ और इंटरनेट एडिक्शंस, तो उन्होंने मेंटल हेल्थ और इंटरनेट एडिक्शन ये दोनों वेरिएबल्स लिए थे। मैम उसमें शुरुआती था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैम उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि मेंटल हेल्थ इसको ड्रो कर रहा है या फिर ये इसको कॉज, मतलब कोई भी कॉज हो सकता है। जनरली जो होता है, जब आप क्लिनिकल फील्ड में काम करना चाहते हैं, ये आपका क्लिनिकल फील्ड हो गया, ठीक है। जब हम क्लिनिकल फील्ड में काम करते हैं तो उसमें हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च यूज होता है, कोरिलेशनल रिसर्च यूज ही नहीं होता, हमेशा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च यूज किया जाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है? जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका होता है, जो हो चुका होता है उसकी हम स्टडी करते हैं, इसका इफेक्ट उस पर और उसका इफेक्ट इस पर, ये दोनों स्टडी किया जाता है। क्लिनिकल स्टडीज में जनरली हम लोग कोरिलेशनल रिसर्च यूज नहीं करते हैं, उसमें हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा कॉज है वही हमारा इफेक्ट भी हो सकता है और जो हमारा इफेक्ट है वही हमारा कॉज भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च यूज करते हैं, उसमें कोरिलेशनल डिजाइन यूज करना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोरिलेशन हम एक्स पोस्ट फैक्टो के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे हमने दो वेरिएबल ले लिया, ठीक है, दो वेरिएबल ले लिया, तुमने मेंटल हेल्थ ले लिया, मेंटल हेल्थ इज अ वास्ट एरिया, हमने ले लिया कि इंटरनेट सीकिंग का मेंटल हेल्थ में कोई एक एस्पेक्ट, एंगर एंगर ले लिया,
एग्रेशन आता है, एग्रेशन जस्टिफाई करते हैं कि इंटरनेट का एग्रेशन पर, इंटरनेट का फैमिली बिहेवियर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन की, अब हमने इसको स्टडी किया, उसके बाद हम इसको जो हमारे ये दो वेरिएबल हैं एग्रेशन और फैमिली कंडीशंस, इन दोनों के बीच में हम कोरिलेशन यूज़ कर सकते हैं। पर अगर हम ये कहें कि इंटरनेट के साथ हम एग्रेशन के साथ कोरिलेशन यूज़ करें तो वो मतलब सही नहीं होगा, जस्टिफाइबल नहीं होगा। रिजल्ट्स तो आपको मिल जाएंगे लेकिन वो जस्टिफाइबल नहीं होंगे, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम बहुत गुस्से में भी होते हैं तो हमको किसी से बात नहीं करनी होती, हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, होता है, बहुतों के साथ होता होगा। तो ये वाइस वर्सा होता है। जो क्लिनिकल स्टडीज होती हैं वो 99.9% वाइस वर्सा होती है। कॉज भी इफेक्ट होता है, इफेक्ट भी कॉज होता है, इसलिए हम लोग क्लिनिकल स्टडीज में एक्स पोस्ट फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। कोरिलेशनल स्टडीज हमेशा उन चीज़ों में यूज़ करते हैं जिसमें हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर सकें, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से बिल्कुल क्लियरली अलग हो। जैसे कि आप ये ले लो कि मार्केटिंग पर या क्लासेस में ही ले लो कि टीचर्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है स्टूडेंट्स पर, वे ऑफ टीचिंग का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पीपीटी प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है या ब्लैक बोर्ड टीचिंग अच्छा लग रहा है। तो इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल आ गए, पीपीटी प्रेजेंटेशन एंड ब्लैक बोर्ड टीचिंग। ठीक है, अब इनके बीच में हम कोरिलेशनल स्टडी कर सकते हैं। किस उस पर? तीसरा वेरिएबल हमारा क्या होगा, इस पर हम स्टडी करना है, और प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हमारे 2 मेथड हैं जिनको हमें स्टडी करना है कि इनका इफेक्ट हमारे तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, लर्निंग स्टूडेंट्स ग्रेड ऑफ मार्क्स। पीपीटी प्रेजेंटेशन से हम अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करते हैं या प्रेजेंटेशन मेथड से हम अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ग्रेड ऑफ मार्क्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा टीचिंग मेथड हमारा ज़्यादा बेटर है। कोरिलेशन स्टडीज हमेशा जो है आप इस्तेमाल करो जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज हो, एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, या मार्केटिंग रिसर्चेस जो होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरे वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लो कि आपका जो है महंगाई बढ़ने से आपका जो डिमांड है वो कम होती है कि बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है कि महंगाई बढ़ती है तो डिमांड घटती है। जब इस टाइप के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं तो हम कोरिलेशनल रिसर्च यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल इनसे बिल्कुल अलग होता है। थर्ड है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कब हम करते हैं, जब हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकें और मैनिपुलेट कर सकें। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला, वेरिएबल्स जिनको हम कंट्रोल कर सकें और मैनिपुलेट कर सकें। ठीक है, दूसरा सैंपल, जो हमारा वर्किंग सैंपल है वो कैसा है। हम एक्सपेरिमेंट जनरल मॉक में नहीं कर सकते, क्वेश्चनर और सर्वे तो हम फिर भी मॉक में कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट हम मॉक में नहीं कर सकते। तो इसकी 2 चीज़ें इसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। पहला कि वेरिएबल्स जिनको हम कंट्रोल कर सकें और मैनिपुलेट कर सकें, मैनिपुलेट मतलब कि घटा बढ़ा सकें, और दूसरी चीज़ हमारा सैंपल। ठीक है, अब अगर जैसे आपने क्लिनिकल की बात की, क्लिनिकल रिसर्च में हम जल्दी एक्सपेरिमेंट नहीं यूज़ कर सकते,
क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एक ग्रुप होता है वो ऑलरेडी डिजीज्ड होता है या उस चीज़ को सफ़र कर रहा होता है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। वो उस चीज़ से उसके एक्सपोजर में होता है या उससे अफेक्टेड होता है, तो वहाँ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं यूज़ किया जा सकता। अब एक्सपेरिमेंटेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि कोई एग्जाम्पल बताइए, आप लोग बताइए। जैसे कि अभी हमने ये एग्जाम्पल दिया कि टीचिंग मेथड का क्या इफेक्ट पड़ता है लर्निंग पर या स्टूडेंट्स ग्रेड्स पर। इसको हम प्योर एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारा पीपीटी प्रेजेंटेशन है वो और स्टूडेंट प्रेजेंटेशन है वो, ये दोनों वेरिएबल हमारे कंट्रोल में हैं। ठीक है, पीपीटी प्रेजेंटेशन क्या हुआ कि हमने आके प्रेजेंट किया और आपने पढ़ा। स्टूडेंट प्रेजेंटेशन क्या होता है कि जैसे यही टॉपिक है, अब इसमें हमने कह दिया कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है ये आप बताओगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है ये आप बताओगे, और एक्सपेरिमेंटेशन क्या है ये आप बताओगे। सबको एक एक करके प्रेजेंटेशन में खड़ा कर दिया। हमने कुछ नहीं पढ़ाया, हमने वहाँ पढ़ाया जहाँ क्वेश्चनिंग हुई। किसी ने कोई क्वेश्चन किया और आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, वहाँ हम जवाब देंगे। ठीक है, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटेशन मेथड में यूज़ हो सकता है, जहाँ की हम कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन जनरली क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन में अपनी जगह पर परफॉर्म करता है। वो कहीं बाहर ले जा करके ऐसे ही नहीं करता, या तो लैब में करेगा या आपके क्लासरूम सेटिंग में करेगा। वो एक्सपेरिमेंटेशन वहीं होता है जहाँ पर कि हम अपने सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल कर पाए। बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे लर्निंग है, इमोशंस है, मोटिवेशंस हैं, इन सब पे एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं। उनके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करनी होती हैं। सबसे पहले तो हमें एनवायरनमेंट कंट्रोल करना होता है। एक जनरल एनवायरनमेंट हर सब्जेक्ट के लिए देना होता है कि जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो उसी एनवायरनमेंट में आप भी काम करो। तो वो एनवायरनमेंट एक्सपेरिमेंटर हमेशा क्रिएट करता है, लैब सेटिंग में या क्लासरूम सेटिंग में कहीं भी। तो जब इस तरह से हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो भी हमारा न्यूमेरिक डेटा होता है। ठीक है, एंग्जाइटी बढ़ रही है तो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस घट रहा है कि बढ़ रहा है, एंग्जाइटी घट रही है तो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस घट रहा है बढ़ रहा है। ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन के एग्जाम्पल्स हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट भी इसी में ही गिना जाएगा। फील्ड एक्सपेरिमेंट जो कि नेचुरल सेटिंग्स में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता, इसलिए आजकल फील्ड एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट कम किया जा रहा है। या तो एक्सपेरिमेंट्स हो आपके लैब में या फील्ड एक्सपेरिमेंट हो तो फील्ड वही हो जो एक के लिए हो दूसरे के लिए। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स को हम रेप्लिकेट नहीं कर पाते, उन रिसर्चर्स को हम रेप्लिकेट नहीं कर पाते, तो इसलिए उनका वैलिडेशन कम हो रहा है। फिर आप क्वालिटेटिव रिसर्च में चले जाइए। अगर आपको फील्ड रिसर्च ही करना है तो आप क्वालिटेटिव रिसर्च में चले जाइए। उनके अपने मेथड्स हैं जिनसे ज़्यादा रिलायबल डेटा कलेक्ट हो सकता है। तो ये हमारे मेन तीन इम्पॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जिससे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिफाइन होता है या क्वांटिटेटिव रिसर्च किया जा सकता है। ठीक है, ये तो है कि आप कब कहाँ कैसे किस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो दिख रही है, थोड़ा सा बाकी है पीछे जो नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों की है वो सिर्फ ये एग्जाम्पल के साथ बताने के लिए है कि हम कौन सा मेथड कब यूज़ कर सकते हैं। इन सारे डेटास को ग्राफिकल और न्यूमेरिकल कंडीशन मेथड से आप रिप्रेजेंट करते हो, कर सकते नहीं हो, करते हो। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि हमको
ग्राफिकल और न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन देना है इस चीज़ का, ठीक है। ये आपके टाइप्स हैं, मेथड्स हैं कि एक्सपेरिमेंट, सर्वे, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन कैसे होता है और कहाँ इनको यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें एक सेकेंडरी रिसर्च भी होता है। सेकेंडरी रिसर्च क्या होता है? जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ कैसे करते हैं? अलग अलग टाइम पर एक ही सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। एक ही सब्जेक्ट या एक ही सैंपल को हम अलग अलग टाइम्स में स्टडी करते हैं। जैसे आज एक स्टडी की, फिर 2 साल बाद सेम स्टडी की, फिर 2 साल बाद सेम स्टडी की, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी को हम सेकेंडरी रिसर्च में भी डालते हैं कि हमारा सेकेंडरी रिसर्च है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ ज़्यादातर डेवलपमेंटल स्टडीज़ में किया जाता है। जो भी हमारे सोशल साइंस के डेवलपमेंटल स्टडीज़ हैं कि इस टाइम के बाद क्या क्या परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे सामाजिक परिवर्तन है, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो एक व्यक्ति का व्यवहार उन परिवर्तनों में कैसे बदलता रहता है, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च को यूज़ करते हैं। कभी कभी हम इसे तोड़ भी देते हैं। तोड़ते कैसे हैं कि एक ही टाइम पर हमने, जैसे आज हमें रिसर्च कंडक्ट करना है, एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च देना है, तो हमने एक सैंपल ले लिया जिसमें 10 से 12 साल के बच्चे होते हैं। दूसरा सैंपल ले लिया जिसमें 20 से 24 साल के बच्चे होंगे। तीसरा सैंपल लिया जिसमें कि 25 से 50 साल के लोग होंगे। चौथा सैंपल लिया जिसमें कि 60 से ऊपर के लोग होंगे। अब इन सब का कंपैरिजन एक साथ करते हैं, उसे भी हम क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल में ही आता है, ठीक है। तो सेक्शन वाइज डिवाइड करके, क्योंकि जनरली ये होता है कि अगर हमें 10 साल तक या 12 साल तक यही रिसर्च करना पड़ जाए तो प्रॉब्लम्स आती हैं जनरल प्रेडिक्शंस के लिए। ये रिसर्च जनरली फॉर्म होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में। गवर्नमेंट सेक्टर्स में लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होते रहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होते इस तरह से रहते हैं कि जैसे आपने 2 साल काम किया, आपके रिसर्च फाइंडिंग्स वही हैं, उसके बाद जो आया वो आगे 2 साल काम करेगा, उस फाइंडिंग्स के साथ उसने इस फाइंडिंग्स को जोड़ दिया। फिर आगे जो आया उसने 2-4 साल काम किया और उस फाइंडिंग के साथ उस फाइंडिंग को एडअप कर दिया। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती हैं वो इस तरह के लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अकॉर्डिंगली ही बनती हैं कि इस कंडीशंस में ये सिचुएशंस थी, इस कंडीशन में ये सिचुएशन थी, इस कंडीशन में ये सिचुएशन थी। साइकोलॉजी में भी डेवलपमेंटल स्टडीज़ होती हैं जिनमें कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ की जाती है, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा माइलस्टोन्स। जैसे कि इसका टाइम पीरियड क्या रहता है, मतलब कि इस समय इट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टिगेटर जैसे कि उसका 6 महीने प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि पीएचडी में लॉन्गिट्यूडनल स्टडी यूज नहीं होती है। नहीं, जनरली नहीं होती जी, क्योंकि हम इसमें तभी पूछ रही हूँ 4 ये बेसिकली यूज होता है आपका थ्योरीज बिल्डअप करने के लिए, कि आप एक नई थ्योरी बिल्डअप करो किसी सोसाइटी के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए या किसी ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो जनरली जब आप थ्योरी बिल्डिंग में आते हो तो आपको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हेल्प करती है, और इसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ये आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आप ये स्टडी कर रहे हो कि चाइल्ड ग्रोथ से प्यूबर्टी तक क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो आपको वो पीरियड पूरा लेना पड़ेगा। कब से लेना पड़ेगा? 6 महीने से बच्चे से लेकर के 16-17 साल तक के बच्चे का अध्ययन। एक बच्चे को आप डेली ग्रोथ करते हुए और डेली उसकी एक्टिविटीज 16-17 साल तक ऑब्जर्व करते हो, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज मेनली यूज होता है थ्योरी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जनरल प्रेडिक्शन और जनरलाइजेशन में हम लोग एक्सपेरिमेंटल या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं या रिसर्च यूज करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है और जो ऑब्जर्वेशनल मेथड है, इसमें क्या फ़र्क है? एंड फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, अगर हमारे सामने क्वेश्चन है कि
impact of big 5 personality traits in the selection of the army. अगर हम इस पे हाँ, big 5 traits in the selection of अगर हम इस पे काम करना चाहते हैं तो हम एक्सपेरिमेंटल मेथड लेंगे, ऑब्जर्वेशनल मेथड लेंगे और उन दोनों को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड लेने में ये होगा कि हमें डिपेंड करता है कि हमने जो प्रॉब्लम ली है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें हम ये नहीं कर सकते, जैसे हमने कहा, आपने कहा कि बिग 5 ट्रेड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ आर्मी, पर्सनालिटी ट्रेड्स, बिग 5 ट्रेड्स। तो उसमें हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं और कैसे यूज़ करने जा रहे हैं। तो कभी कभी कंपाइलेशन ऑफ स्टडीज भी होता है, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ आर्मी तो हम पहले ये देखेंगे कि जो आर्मी में सेलेक्टेड पर्सनल हैं उनके पर्सनालिटी ट्रेड्स क्या हैं। इसको हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में स्टडी करते हैं। पहले जो सेलेक्टेड पर्सन्स हैं उनको हम लैब में बिठाते हैं और उनसे पर्सनालिटी क्वेश्चनर करवाते हैं, ठीक है, कंट्रोल्ड कंडीशन में। वहाँ और कुछ नहीं होगा, ना बहुत नॉइज होगी, ना शोरगुल होगा, कुछ नहीं होगा, ना उनके आर्मी फंक्शनल होंगे और उनको अपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चनर भरना होगा। वो जब भर करके हमें देंगे तो उनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम करेंगे और देखेंगे कि क्या जो हमने सैंपल लिया उन सब में वो ट्रेड्स, कौन कौन से ट्रेड्स कॉमन हैं, कौन कौन से ट्रेड्स कॉमन हैं। उन कॉमन ट्रेड्स को हम अलग करके ये कह सकते हैं कि ये ट्रेड्स हमारे आर्मी सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। अब उनमें जो है फैक्टर लोडिंग टेस्ट की जाती है। फैक्टर लोडिंग कि हर ट्रेड की फैक्टर लोडिंग क्या है। जिन 5 ट्रेड्स की हमारी लोडिंग ज़्यादा होगी उन 5 ट्रेड्स को हम अलग कर लेंगे और हम ये कह पाएंगे कि ये 5 ट्रेड्स जो हैं वो हमारे आर्मी सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। उसमें हम जनरली एक्सपेरिमेंट कंडीशन यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड्स में जनरली होता है कि हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमने आर्मी पर्सनल का ग्रुप ले लिया जो सिलेक्टेड है लोग, उनका एक ग्रुप लिया और उनको अपने लैब में या कहीं भी एक कंट्रोल कंडीशन जो हमारी निगाह में है वहाँ पर हमने उनको रखा। उनका अपना फील्ड भी हो सकता है जिसको हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं कि वहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। वहाँ उनके एक्टिविटीज़ और बिहेवियर को ऑब्जर्व किया कि उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है और क्या क्या बिहेवियर होता है, और उनको उन एक्टिविटीज़ और बिहेवियर्स को लेकर के हमने 5 पॉइंट या 3 पॉइंट स्केल डेवलप कर दी। अब उस पर हम 5 पॉइंट या 3 पॉइंट स्केल पर हम बाकी लोगों के सिलेक्शन को छोड़ देते हैं। तो वो उतना रिलायबल सोर्स नहीं होता जितना रिलायबल सोर्स हमारा एक्सपेरिमेंटेशन मेथड होगा। तो हर प्रॉब्लम ये डिफाइन खुद से करती है कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, क्या हमारा प्रोसेस होगा। अब हम 5 बिग फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ आर्मी कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा। हमें सबसे पहले वो 5 बिग फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे कि हम किसको वो 5 बिग फैक्टर्स कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल तो हमें मालूम नहीं, हमें तो 16 फैक्टर्स मालूम है। इन जनरल टर्म्स हमें 16 फैक्टर्स मालूम है, तो हम 5 फैक्टर्स किनको कह रहे हैं। सबसे पहले हमें वो खोज के निकालने पड़ेंगे कि हम 5 बिग फैक्टर्स किसको कह रहे हैं। या तो इसका एक तरीका ये है कि हमने बैठा कर ये किया, दूसरा हम पुराने 20 साल के रिकॉर्ड्स में जाएंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में वहाँ जो होता है, जब आपका सिलेक्शन होता है तो फिजिकल होने के बाद आपका एक इंटरव्यू होता है जहाँ की एक साइकोलॉजिस्ट कंपल्सरी होता है। वो साइकोलॉजिस्ट आपकी मार्किंग और रेटिंग करता रहता है। तो ये आपके स्टडीज़ में मिलेगा कि उसने किन किन पर्सनालिटी फैक्टर्स को रेट किया हुआ है। क्या सबने एक जैसे ही पर्सनालिटी फैक्टर्स रेट किए? कोई 10 बड़ी स्टडीज़ निकाल लेंगे, उनमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उन फैक्टर्स को हम रेट कर लेते हैं कि हाँ ये फैक्टर्स हमारे पर्सनालिटी में होने चाहिए, जिससे कि हम आगे सिलेक्शन में हमारे आसानी हो जाए। एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड है कि हम कह रहे हैं कि रिसर्च कभी हम कंक्लूसिव
मानते हैं कि हम उसको रेप्लिकेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने निकाल दिया ये हमारे बाइक बिग फैट टेस्ट जो कि नहीं एक्सपोज फैक्टर ने एक्सपेरिमेंटेशन से एक्सपेरिमेंटेशन हो गया है। हमने निकाल दिया कि बाइक बिग फैट पर्सनालिटी टेस्ट तो ये है। अब हम इसको रेप्लिकेट करके देखना चाहेंगे या फिर हम यहीं पे हमने निकाल दिया और हम कंक्लूड कर सकते हैं? नहीं, आप कंक्लूड कर सकते हैं, आप बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं। रेप्लिकेशन इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई अदर पर्सन अगर करना चाहे सेम चीज़ तो उसके पास एक डिज़ाइन मौजूद हो कि आपने ये कंट्रोल किया, यहाँ एक्सपेरिमेंट किया, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज़ की, ये स्टैटिस्टिक्स यूज़ की, उसके पास पूरा ये डेटा होना चाहिए तो वो उस स्टडी को सेम सिचुएशंस में रेप्लिकेट कर सकता है। और रेप्लिकेशन में जनरली जो है सेम फैक्टर्स ही निकल के सामने आते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है एवर चेंजिंग, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है जो कि फैक्टर लोडिंग, जब हम फैक्टर एनालिसिस यूज़ करते हैं तो फैक्टर लोडिंग्स को दोबारा कर लेता है। मैम जैसे कि हमने अगला रिजल्ट लिया, हमने 5 टेस्ट निकाल दिया, उसके बाद हमने जो अपने एमपीटी के बच्चे हैं जो कि आगे में जाना चाहते हैं, हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि क्या किन किन बच्चों में ट्रेड्स है और अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमारी हाइपोथेसिस क्लियर हो जाती है, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है, और कुछ? अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं? भाई हम एनालिसिस किस चीज़ का, हमने एक मेथड यूज़ कर लिया कि चलो ठीक है हमने एक्सपेरिमेंट यूज़ किया या कोई भी एक मेथड ले लिया, पर उसमें हम डेटा कलेक्ट किस तरह से करेंगे उसके भी अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। कई अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं। जैसे कि अभी एक्सपेरिमेंट का हुआ कि हमने लैब में एक्सपेरिमेंट करके 5 डेट्स निकाल लिए, ठीक है, उनमें एनालिसिस हमने बहुत सारी यूज़ की, पर हमारा मेथड क्या था वहाँ? ये तो मेथड हो गया उसका। डेटा कलेक्शन मेथड क्या हुआ? क्वेश्चन। तो इस तरह से कई डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो अलग अलग आपके रिसर्च का जो मेथड है उसमें आपके यूज़ होते हैं। पहला वही है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में आप क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन सब यूज़ कर सकते हो। दूसरा आता है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस, जो बताया कि एक्सपेरिमेंट के अंदर ही कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है कि हम पर्टिकुलरली आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, सुबह से रात तक का हमने वो बना लिया कि हमें आपको देखना है कि आप क्या क्या कर रहे हो। तो हमने सुबह से लेकर रात तक का एक चार्ट डेवलप कर लिया कि आप अर्ली मॉर्निंग क्या करते हो, फिर क्या करते हो, फिर क्या करते हो। उसको कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। उसको ऑब्जर्व करके हम पूरा एक खाता तैयार कर लेते हैं जो हमारे आगे प्रेडिक्शंस में हेल्पफुल होता है। तीसरा है सर्वे। सर्वे आजकल कई तरह से होने लगे हैं, मोबाइल पे भी सर्वेज आते हैं, क्वेश्चनर फॉर्म में भी होता है, जनसंख्या गणना, ये सब अपने आप में एक सर्वे मेथड ही है। आजकल इंटरनेट पे कई वो आते हैं, आपको स्टडी निकालो तो आप ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो। लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे टेस्ट चले थे, तो ये आपका सर्वे मेथड है। कियोस्क ये मोबाइल उसका ही एक ऐप है जिसको यूज़ किया जाता है आपको जनरली सर्वे के उसमें, जैसे कि आपके एग्जिट पोल वगैरह के सर्वे होते हैं। एग्जिट पोल के जो सर्वे होते हैं वो जनरली आपके मोबाइल के थ्रू ही होते हैं। तो ये ऐप टाइप का है जिसको कि यूज़ किया जाता है जनरल डेटा कलेक्शन के लिए। तीसरा आता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर है पूल्स। पूल्स भी जनरली जो है गवर्नमेंट सेक्टर में यूज़ किया जाता है, जैसे मतगणना ही हुआ या एग्जिट पोल हुए, ये सब भी आपके न्यूमेरिकल फॉर्म में आते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्म्स में आते हैं, इनका भी ग्राफ रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आता है टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन इंटरव्यूज भी सबको क्लियर होंगे कि जनरली आपसे पूछा जाता है कि क्या आप ये करने को तैयार हो, फिर वो सवाल पूछते जाते हैं, आप जवाब दे जाते हो। मार्केटिंग में आजकल ये बहुत यूज़ हो रहा है। ज़्यादातर किस चीज़ में यूज़ होता है? LIC पॉलिसीज देने में,
लोन देने में आपके टेलीफोन इंटरव्यू यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मेनली यूज़ होता है आपके मार्केटिंग सेक्टर में, टेलीफोनिक इंटरव्यूज मार्केटिंग सेक्टर में या एडवर्टीजमेंट सेक्टर में, कि आपको ये ऐड कितना पसंद आ रहा है, या इस ऐड को देख करके आप क्या ये खरीदना चाह रहे हैं। एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं, आपको प्रमोट करते हैं फीडबैक फॉर्म्स की तरह। हाँ, फीडबैक फॉर्म की तरह। फिर आता है आपका फेस टू फेस इंटरव्यू। फेस टू फेस इंटरव्यू सबको क्लियर है? जनरली हम सब्जेक्ट को सामने बैठाते हैं और हमारा एक फॉर्मेट तैयार होता है क्वेश्चंस का, उसके थ्रू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के थ्रू हम उसका इंटरव्यू लेते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं। इसके बाद क्या होगा, एनालाइजिंग ऑफ डेटा। इसमें बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, एनालिसिस इसमें बहुत सारी होती है। तो आजकल आप लोगों के कई ऐप तैयार हो गए हैं। पहले तो एक्सेल शीट ही खाली चलती थी, फिर SPSS आ गया, R आ गया, UPRN आ गया, बहुत सारे ऐप आ गए हैं जो आपके डेटा एनालिसिस में आपको हेल्प कर देते हैं कि आपको उसमें क्या क्या यूज़ करना है। उसमें जनरली क्या होता है, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर क्या होता है, मीन मीडियन मोड। मीन क्या होता है कि जैसे हमने 10 लोगों को लिया, या हमने जैसे बताया कि 22 आपके क्लास में 22 बच्चों को हमने सेलेक्ट करके एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उन 22 बच्चों के स्कोर्स को हम अलग अलग टैली नहीं कर पाते, तो हम उस 22 का एक स्कोर निकाल लेते हैं और ये कहते हैं कि 14.5 ये हमारा मीन स्कोर है। अब 14.5 के अबव जो होगा उनको पसंद आएगा RN की क्लासेस, 14.5 के नीचे जो होगा उसको RN की क्लासेस नहीं पसंद है। उसको हम एक स्टैंडर्ड स्कोर मान के उसके ऊपर और नीचे अपना डेटा इंटरप्रेट करते हैं। नंबर एंड टाइम्स।